नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बीपीएससी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी 4.0 वाली एग्जाम भर्ती लगी हुई है शिक्षक भर्ती से, उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें मिलेंगे आपको। और अभी तक चैनल में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इस वजह से हम क्लास देने में असमर्थ थे और अब थोड़ा सही हो गया है, तो क्लास फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उससे संबंधित हमारे प्रश्न आ गए हैं नए, जो भी एग्ज़ाम अभी बिहार में हुए हैं उन्हीं का पूरा सार संग्रह इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। बीपीएससी का प्रश्न है हमारा, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन है 515 ईस्वी 520 ईस्वी, बी ऑप्शन है 525 से 529, सी है 545 से 552 और डी है 592 से 97 और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। इसने जो यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी में की थी। और सुंग युंग एक चीनी यात्री था जो 515 से भारत आया था और इसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म में संबंधित जानकारी प्राप्त करना था। ह्वेनसांग और ये सब आए थे बौद्ध धर्म से संबंधित ही दस्तावेज लेने, और 515 से 520 तक भारत में रहा और इसके बाद यह चीन वापस लौट गया। इसने ज़्यादातर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भ्रमण किया था। ठीक, और भारत में अन्य आने वाले चीनी यात्री बताएं तो फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग ये सब आए थे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? ठीक, ऑप्शन है धौलावीरा, बनवाली, कालीबंगा, लोथल या कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बनावली जो है इसमें टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ठीक, और इसके बारे में और डिटेल हम बताएं तो बनावली नामक हड़प्पा स्थान से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। बनावली है कहाँ? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इससे पूर्व राजस्थान स्थित कालीबंगा, ये कालीबंगा राजस्थान में है और स्थान पर जुटे हुए खेत का प्रमाण मिलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघ वंश से, चेदी वंश, सातवाहन और रटभोज वंश से। तो इसका जो संबंध था इसका आंसर खारवेल, सॉरी इसका आंसर कहीं दूसरे पेज में चला गया। दूसरा हम प्रश्न पढ़ते हैं, 6.8 का बीपीएससी देख लेते हैं। ठीक, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल का अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक तरह अर्पित करेगा? ऑप्शन है बहादुर शाह, शेर खान, बैरम खां, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है बी है शेर खान, इसका सही जवाब होगा। और बंगाल अभियान के दौरान शेर खान ने हुमायूं को, शेर खान वही था शेरशाह सूरी, ठीक, हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि उसे यदि बंगाल का अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा तथा 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी देगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का, एक से अधिक या कोई नहीं। तो कृष्णदेव राय जो था इसने विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था यह, और उन्हें आंध्र भोज के उपाधि से भी जाना जाता है। इन्होंने नागलपुरम नामक नगर तथा विट्ठल स्वामी हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था और उसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। और अगला हमारा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच, राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यह गांव के सरपंच के लिए था, ऑप्शन इसका ये सही होगा। ठीक, और दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी के पद इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था जो राजस्व एकत्रित करने का कार्य किया करते थे। अगला हमारा प्रश्न है, तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, इसके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हामिद लाहौरी या कोई नहीं, एक से अधिक। तो
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, निज़ामुद्दीन अहमद का लिखा हुआ है। तो तबकात अकबरी की रचना निज़ामुद्दीन अहमद ने की थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा तथा अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा की रचना की। ये पूछ लेते हैं, कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है ऐसे, ठीक, तो याद रखना। और अगला हमारा प्रश्न है 67वीं एग्जाम में आया था अभी, ये उसके प्रश्न है। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, किससे? बलबन से, रजिया, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन या कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो संबंध है इल्तुतमिश से है, ठीक। और फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में खिलात ए प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। खलीफा ने इल्तुतमिश की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने जीते थे। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान आजम महान शासक की उपाधि दी। और खिलात मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिनीना की उपाधि ग्रहण की। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। इसने दिल्ली में स्वयं के मकबरे का भी निर्माण करवाया जो इंडो इस्लामिक शैली में बना। भारत का पहला मकबरा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अजमेर की मस्जिद का भी निर्माण करवाया। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता था। उसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण कराया। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो राइट आंसर होगा इसका ये ऑप्शन। इसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के साथ के लिए राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अलाउद्दीन को जिल्ले इलाही माना गया, परंतु यह सिद्धांत शरीयत के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। इसमें इस्लामी सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया गया, धर्म को राजनीति से अलग रखा। और अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया गया। उसने इस्लाम, उलेमा, खलीफा किसी का सहारा नहीं लिया। वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के वंशज मुबारक खां खिलजी ने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। और इसमें इंपॉर्टेंट आयोग द्वारा इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक लिया गया। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या खिज़र खां। तो इसने जो विरोध किया था वो बलबन के समय किया था। तुगरील खां एक तुर्की अमीर था जिसे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन तुगरील खां ने कुछ समय बाद 1278 में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। तो इसका जो सही जवाब है औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन इसका भी सही होगा। चाइल्ड का युद्ध प्रथम आंग्ल भारतीय युद्ध हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच होने वाले संघर्ष था। यह युद्ध वर्ष 1686 से 1690 तक चला और सम्राट औरंगजेब द्वारा शासित मुगल साम्राज्य के हाथों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े पैमाने पर हार झेलनी पड़ी थी। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है एक मिनट कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खां, रजिया सुल्तान। तो इसका जो सही जवाब है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और ये 5 मंजिला इमारत है। इसमें तीसरी और चौथी जो मंजिल थी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, ठीक। तो दिल्ली के मेहरौली में 1206 में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी के सम्मान में शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई, तब यह एक अधूरा ही बना था जिसे सुल्तान इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। वर्तमान में यह 5 मंजिला है जिसकी कुल ऊंचाई 71.4 मीटर पूछ लिया जाता है। और बता दें इसका मेन रीज़न क्या था इसका बनाने का। तो ये 5 मंजिला जो बनी इसमें पहले जो मुस्लिम थे इसमें चढ़ के अजान करते थे, ठीक। अजान जो सुबह शाम होती है दोपहर में 5 टाइम, वो अजान के लिए यहाँ पे जाते थे। अगला हमारा प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिंह राय या कोई नहीं, एक से अधिक। तो विजयनगर का जो संस्थापक था संगम वंशी हरिहर और बुक्का थे, दोनों भाई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य के सहयोग से किया था। इस समय दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था।
हरिहर 1336 तक और बुक्का जो 1556 से 1577 तक शासन किया था। अगला हमारा प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो टॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में आया था, अंग्रेज अधिकारी था। इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। और सर टॉमस रो वर्ष 1615 से 19 के बीच जहांगीर के दरबार में रहा। यह जेम्स प्रथम को प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में आया था। यद्यपि टॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के समय साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए थे। और अगला हमारा प्रश्न है, आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो आईन अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबर के समय में। तो इसका राइट आंसर होगा डी। 7 साल के मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1598 में अकबरनामा पूर्ण करके सम्राट अकबर के सामने प्रस्तुत की। यह 3 जिल्दों में यानी खंड में है और तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो ये सभी को पता होगा, बलबन जो है लौह और रक्त की नीति अपनाया था, जिसका प्रतिपादन इसने दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह का तात्पर्य अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति से। राज दरबार में सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। और तुगलक के चहलगामी जो थी उसको इसने इल्तुतमिश का जो चलाया हुआ था इसी ने खत्म किया था और इसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, सोलंकी या परमार? तो इसका राइट आंसर होगा चोल वंश स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। इस वंश की राजधानी तंजौर थी। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में यह वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था और इसने गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य के समय बड़ी संख्या में शिलालेख तथा तांबा के प्लेट का निर्माण किया गया था। चोल शासकों के उत्तर मेरु शिलालेख में माध्यम से हमें चोल काल में ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्राचीन कार्य पीटरा देवरा जो है किससे संबंधित है? दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों की टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना या इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना या कोई नहीं एक से अधिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक, और पीटा देवरा जो है तात्पर्य दीवारों से अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से है। पीटा देवरा यह प्राचीन कारी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसमें उत्कृष्ट पद्धति से कटे, जड़े हुए, तराशे हुए चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती थी। यह एक सजावटी कला थी और इस कला का प्रयोग मुगल काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका जो राइट आंसर है ये अकबर होगा। ठीक, और कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि चित्रकारी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जहांगीर था, क्योंकि इसके शासनकाल में दीवारों में अधिकतर चित्रकारी बनाई गई थी, लेकिन कारखाने की बात करें तो अकबर था इसका। ठीक, और अकबर के शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी सुनियोजित तरीक़ों से विकसित किया जाता था और चित्रकला को बनाने वाले कलाकारों के लिए एक कारखाना या तस्वीर खाना बनाया गया था जहां वो बैठ के अपना तस्वीरें बनाया करते थे। ये कलाकार इन स्थानों पर चित्रों को बनाया करते थे, लेकिन चित्रकारी का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। ठीक ना। और अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न हमारा है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा युद्ध, टालीकोटा का युद्ध? तो इसका जो राइट आंसर है टालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। टालीकोटा का युद्ध बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध राक्षस तांगड़ी नामक स्थान पर हुआ था, इस कारण इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 से लड़ा गया था और इसमें विजयनगर साम्राज्य के विरोध में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिहार शामिल था, बीदर। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ की थी?
ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे बाजार नियंत्रण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसका शासनकाल जो था 1296 से 1316 तक था। ठीक, और ये क्या करता था कि मतलब बाजार में, मार्केट में जो अगर तौल से कम तौलता था, जितना कम रहता था उतना उसका मांस कटवा के तराजू में रखवा देता था। इतना खतरनाक था। ठीक, और जो सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रक्रिया अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। और दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया? तो इलाही बोले तो अकबर ने इलाही धर्म का प्रचार प्रसार किया था और इसने शुरू किया था। ठीक, और इसमें और बता दें, दीन इलाही मुगल सम्राट अकबर द्वारा सन 1582 में शुरू किया गया था। इसमें सभी धर्मों के विचारों को समाहित किया गया था। मुगलकालीन इतिहास में अकबर को धर्म सहिष्णु शासक के रूप में जाना जाता है। इसका कार्यकाल जो है तो 1556 से 1605 तक था। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बता दें तो इलाही सम्मत की शुरुआत इसने की 1583 में। इबादत खाना इसने किया पूजा पाठ के लिए 1575, और मजहर की जो घोषणा हुई थी 1579 में इसने की थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषदी किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो बाबर, अकबर, औरंगजेब या शिवाजी। तो अष्टप्रधान जो थे शिवाजी के 8 मंत्रियों का विवरण है इसमें। तो मराठा शासक शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के हैं, याद रखना। शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक परिषद का गठन किया था। इन अष्टप्रधान की भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी। इनके बातों को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ठीक, जरूरी नहीं था कि वो उनकी बातों को माने। और अगला हमारा प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो चित्रकला की बात बताएं तो जब सबसे ज़्यादा चित्रकारी हुई थी जहांगीर के समय में। तो मुगल शासक जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। वह स्वयं चित्रकला का श्रेष्ठ पारखी था। वह तुजु की जहांगीरी में लिखता है कि वह किसी चित्र को देखकर बता सकता था कि चित्र में आंखें किसने बनाई और नाक किसने बनाई। ठीक, और इसके जो चित्रकारी थे इसके दरबार में, उसमें से प्रसिद्ध हैं उस्ताद मंसूर, मुराद, अबुल हसन, बिशनदास आदि। ये जहांगीर के चित्रकार थे। इसमें पूछा जाता था कि ये किसके दरबार में है, तो याद रखना यही 3 थे इसमें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो यह कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। राइट आंसर इकट्ठी होगा। तो आयोग द्वारा यह उत्तर दे दिया गया है। और मनसबदारी एक सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसब से तात्पर्य पद से था। मनसबदारी व्यवस्था का संबंध सैन्य प्रशासन से था। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया? तो अष्टप्रधान का गठन तो शिवाजी, मैंने बता ही दिया अभी। और इसमें कुछ और हैं पद, इसके बारे में बता दें तो पेशवा का पद क्या होता था? तो सर्वोच्च अधिकारी होता था। आमात्य कौन था? तो राजस्व मंत्री, अर्थ मंत्री जिसे बोलते थे। सुमंत कौन था? तो विदेश मंत्री। पूछ लेते हैं इसमें मिलान करने के लिए कौन किससे संबंधित है। ठीक, तो याद रखना। चिटनीस क्या था? राजकीय पत्र व्यवहार था। सेनापति को क्या बोलते थे? सेना का प्रधान। और न्यायाधीश को बोलते मुख्य न्यायाधीश। पंडित राव धार्मिक सलाहकार। और वाकवनीस गृह मंत्री, गुप्तचर मंत्री होते थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या सिकंदर लोदी। तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करने वाला फिरोज शाह तुगलक था। और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल बोले तो 1351 से 1388 तक था। और सबसे ज़्यादा भारत में शासन करने वाला शासन भी तुगलक वंश ही था। तो शासनकाल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ। और फिरोज शाह कोटला मैदान का जो निर्माण किया था इसने, और जौनपुर में जौना खां की याद में इसने जौनपुर की स्थापना भी की थी। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक भी कहा जाता था। और तीसरी और चौथी मंजिल जो कुतुब मीनार की फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज। तो इसका जो उपयोग करने वाले पुर्तगाली थे। 1498 में भारत आए थे। ठीक, जमोरी ने इसका स्वागत किया था कालीकट में। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली नदी
का प्रयोग किया, ठीक। और बाद में मुगलों ने पुर्तगालियों के लूटपाट पर नियंत्रण किया। हुगली नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की? बाबा फरीद, शेख बहाउद्दीन जकारिया, मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह अजमेर में है, इन्होंने ही चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ये ईरान से आए थे, ठीक। मोइनुद्दीन चिश्ती के धार्मिक विद्वान एक दार्शनिक थे। वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बाबा फरीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और इनका दरगाह जो अजमेर में है, ठीक। मैं 4-5 बार गया हूँ, बहुत अच्छी जगह है ये घूमने लायक। और यहीं पे वो है 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहाँ से मुश्किल से 500 मीटर दूरी पे है, बगल में ही बना है। अगला हमारा प्रश्न है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तारीख हिंद, तबकात नासिरी, ताज उल मासिर, तारीख मुबारक शाही। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा तबकात नासिरी में इसका विवरण प्राप्त होता है। बख्तियार खिलजी कौन था? तो जो बिहार में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था वो यही बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रसिद्ध शैक्षणिक स्थल जैसे नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का विवरण तबकात नासिरी से प्राप्त होता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ज़मीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूलने की प्रथा शुरू की थी। और इसने कृषि आबादी वाले क्षेत्रों पर गृह कर एवं चारागाह कर भी लगाया। इसने अपने प्रारंभिक सफलता से प्रोत्साहित होकर सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी, ठीक। पूछ लेते हैं द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी। और शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय या एक से अधिक, कोई नहीं। तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक। और शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहारिया संप्रदाय से थे। सुहरावर्दी संप्रदाय को चिश्ती संप्रदाय की तुलना से अधिक रूढ़िवादी माना जाता है। इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती या अन्य परीक्षाओं से संबंधित है, ठीक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। माफ़ करना, बगल में थोड़ा कोई प्रोग्राम है, इस वजह से यहाँ साउंड चल रहा है, जिस वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं आज इतनी ही क्लास दूंगा। और नेक्स्ट हमारी क्लास होगी करंट अफेयर की। भी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती लगी है उसके लिए 1 घंटे का हम करंट अफेयर अभी 3 महीने का दे देंगे। और आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर सभी एग्जाम में ज़रूरी है, तो देख लेना। और जो भी दोस्त मेरे अभी करंट अफेयर की क्लास नहीं देखें सुबह वाली, उसमें चले जाएँ यूट्यूब चैनल पे मेरे, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश किया करें। बाय सभी को, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।